ओके, सो दिस इज़ द पार्ट 3 और इसमें हम जेंगो को स्टार्ट करेंगे। और उससे पहले अगेन, अगर आपने पिछला पार्ट नहीं देखा जिसमें मैंने पाइथन के बेसिक्स बताए हैं और आपको पाइथन नहीं आती, तो वो एक दफ़ा ज़रूर देख लें। नेक्स्ट, अब जो जेंगो है इसके बारे में मैं पहले थोड़ा सा बता दूं कि ये एक फुल स्टैक वेब फ्रेमवर्क है, पाइथन की तरफ से दिया गया। काफ़ी ज़्यादा अच्छा फ्रेमवर्क है ये और काफ़ी रैपिड डेवलपमेंट के लिए यूज़ होता है, और इसमें बहुत ज़्यादा फीचर्स ऐसे हैं जो आपको बने बनाए मिल जाते हैं। जेंगो के बारे में मैं ज़्यादा नहीं बताऊंगा, इसके बारे में आप सर्च कर सकते हैं। डायरेक्टली हम इसको स्टार्ट करते हैं, तो यहाँ से मैं टर्मिनल खोल लेता हूँ और न्यू टर्मिनल हमने खोलना है। ये इसकी शॉर्टकट की है, आप सीख सकते हैं। तो डायरेक्टली मैं इसको खोल लेता हूँ और ये मेरे पास टर्मिनल खुल गया। इसको मैं थोड़ा छोटा अगर कर लूँ, अगर आप देखें जैसे ही मैंने विजुअल स्टूडियो में टर्मिनल खोला है, इसने उस ही डायरेक्टरी या उसी फोल्डर के अंदर मुझे ले गया जहाँ पे मैंने विजुअल स्टूडियो में जो फोल्डर खोला है उसी पे इसने मुझे डायरेक्टरी खोल के दी है टर्मिनल की। तो यहाँ पे अब हमने बेसिकली जितना भी काम है प्रोग्रामिंग का और बैकएंड का, ये टर्मिनल में होता है या फिर सीएमडी में होता है। काफ़ी चीज़ें ऐसी हैं जो हमें यहाँ पे करनी पड़ती हैं, क्योंकि हमने कुछ पैकेजेस यूज़ करने होते हैं, जिससे हमने कुछ लाइब्रेरीज यूज़ करनी होती है पाइथन की। अगर आपको नहीं समझ आ रही मैं क्या कह रहा हूँ, मैं आपको करके दिखा देता हूँ। मेक श्योर कि पाइथन आपके कंप्यूटर में डाउनलोडेड है और वो आपके हर कंप्यूटर के पाथ के साथ इंटरलिंक्ड है। जब आप डाउनलोड करते हैं वहाँ पे टिक मार्क होता है जहाँ पे आप उसको अपने कंप्यूटर के हर पाथ के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। तो बेसिकली मेरे साथ तो कनेक्टेड है, तो मैं जहाँ पे भी पाइथन की कमांड्स यूज़ करूँगा तो मुझे कोई मसला नहीं आएगा। तो जब हम पाइथन डाउनलोड करते हैं तो हमारे पास एक लाइब्रेरी डाउनलोड होती है पिप की। अब ये पिप क्या है? पिप एक पाइथन का पैकेज है जो कि हर एक लाइब्रेरी जितने भी पाइथन के साथ अवेलेबल है उसको इंस्टॉल अनइंस्टॉल करने के लिए और बहुत एक्स्ट्रा काम जो हम पाइथन में करते हैं वो करने के लिए यूज़ होती है। तो पिप लगा के पहले तो हमें जेंगो को इंस्टॉल करना पड़ेगा अपने कंप्यूटर में। तो पिप हम लिखेंगे इंस्टॉल जेंगो, तो ये जेंगो को इंस्टॉल करना शुरू हो जाएगा। मेक श्योर यू आर कनेक्टेड विद एन इंटरनेट। और क्योंकि मेरे पास पहले से कनेक्टेड है तो यहाँ पे रिक्वायरमेंट्स ऑलरेडी सेटिस्फाइड आ रहा है और उसने मुझे दोबारा से नए टर्म कमांड लाइन पे ले गया वो। तो जेंगो क्योंकि मेरे पास डाउनलोडेड है, तो अब हमने जेंगो का एक प्रोजेक्ट बनाना है। अभी जो कमांड्स है ना, इसको याद करने की ज़रूरत नहीं है। जब आप बार बार इनको करते हैं तो आपको वैसे तो ये याद हो जाती है, लेकिन ये आप कहीं लिख सकते हैं या फिर कहीं पे स्टोर कर सकते हैं कि जेंगो के प्रोजेक्ट को स्टार्ट कैसे करना है। बेसिकली ये वाला जो पार्ट होगा ये सिर्फ और सिर्फ कन्फिग्रेशन का होगा कि जेंगो के प्रोजेक्ट को स्टार्ट कैसे करना है। ये प्रोजेक्ट के सिर्फ पहली मर्तबा करना होता है, फिर आपको करने की ज़रूरत नहीं है। आप इस जो मैं प्रोजेक्ट बना रहा हूँ इसका ये वाला लेक्चर आप गिटहब में सारी चीज़ें पढ़ी हैं, लेक्चर वाइज पढ़ी हैं चीज़ें। आप इसको कॉपी करके आपने जब भी अपना नया प्रोजेक्ट बनाना हो तो आप स्टार्ट कर सकते हैं यहाँ से कॉपी करके फ़ोल्डर, या फिर आप अपने कंप्यूटर में जो आप अभी बनाएंगे उसको कहीं पे सेव कर लें, जिससे आप कोई भी प्रोजेक्ट जो आप स्टार्ट करेंगे तो ये कॉन्फ़िगरेशन करना लाज़मी नहीं होगी। तो जेंगो डाउनलोड कर लिया था, तो अब हमने अपना प्रोजेक्ट स्टार्ट करना है। तो उसके लिए जो कमांड है हम लिखते हैं जेंगो और हाइफन लगा के हम लिखते हैं एडमिन और स्टार्ट प्रोजेक्ट। और स्टार्ट प्रोजेक्ट के बाद आपने स्पेस डाल के अपना प्रोजेक्ट का नाम लिखना है जो आप उसको देना चाहते हैं। मेक श्योर या आपने वही नाम देना है जो आप इसको, क्योंकि बाद में चेंज नहीं कर सकते, तो आप सोच समझ के इसको दीजिएगा। और हमारा क्योंकि रेसिपी शेयरिंग ऐप है तो इसका नाम मैं रेसिपी रियल में ही रख रहा हूँ। और मेक श्योर कि जब आप कमांड लाइन पे कभी भी फोल्डर बनाएं तो उसमें स्पेसेस ना दें। आप अंडरस्कोर दे सकते हैं या फिर हाइफन दे सकते हैं, जैसे कि मैं भी अंडरस्कोर देने लगा हूँ। तो रेसिपी रियल, और इसको मैं एंटर करता हूँ। तो ये अगर आप देखें एक नया ना फोल्डर बन गया मेरे पास अपनी इस डायरेक्टरी के अंदर। इसको मैं अगर खोलूँ तो एक और उसी नाम का फोल्डर बना है और एक manage.py की फाइल बनी है। इसके पास हम बाद में आएंगे, लेकिन इस फोल्डर को अगर मैं खोलूँ तो काफ़ी ज़्यादा फाइल्स मेरे पास एक्स्ट्रा भी आ गई हैं और इसमें कुछ डाटा लिखा हुआ है।
इस पूरे को हमने यूज़ करना है, कैसे यूज़ करेंगे हम आगे चल के देखते हैं। उससे पहले किसी भी काम करने से पहले, क्योंकि अभी-अभी हमने अपना प्रोजेक्ट बनाया है और अगर मैं आपको दिखाऊँ तो अभी हम किस फ़ोल्डर में हैं? रेसिपी रियल में, और ये कौन-सा फ़ोल्डर है जो मेरे विजुअल स्टूडियो के अंदर खुला है। अब मुझे कोई भी अपने जेंगो के लिए काम करना है, ये देखें ये तो वही फ़ाइल हैं जो हमने पहले भी जिनसे काम कर रहे थे। लेकिन अगर हमें जेंगो के अंदर काम करना है तो हमें उस फ़ोल्डर के अंदर आना पड़ेगा जिस फ़ोल्डर को इस कमांड ने बनाया है। ठीक है? और क्यों आना पड़ेगा? क्योंकि उसके अंदर ये manage.py की फ़ाइल है। क्योंकि आप लोग बिगिनर्स हैं तो मैं यहाँ पे कन्फ्यूजन में पड़ूँगा ही नहीं। वैसे तो यहाँ पे अगर हम सीडी करके उस फ़ोल्डर का नाम दे दें, तभी हम काम कर सकते हैं। लेकिन ईज़ीनेस के लिए क्या करूँगा मैं यहाँ पे ओपन करूँगा एक नया फ़ोल्डर और उस फ़ोल्डर के अंदर मैं चला जाऊँगा। यहाँ पे इस फ़ोल्डर के अंदर हम पहले से थे और ये वाला फ़ोल्डर हमारा नया बना था, ठीक है? और इसको मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ, तो ये हमारे विजुअल स्टूडियो में डायरेक्टली ये वाला फ़ोल्डर खुल जाएगा और जब मैं यहाँ पे टर्मिनल खोलूँगा, वहीं थोड़ा लोड कर रहा है ये। हाँ, तो ये उसी कमांड लाइन पे मुझे लेके आएगा जिसकी मुझे ज़रूरत है। और अब यहाँ पे बस मेरे पास 2 चीज़ें हैं, एक मेरे पास मेन फ़ोल्डर है, यहाँ पे हमारी ऐप का काम होता है और ये हमारे पास जो manage.py वाली फ़ाइल है, ये हमारी बेसिकली सारा काम सँभाल रही होती है। मैं कोशिश करूँगा कि हर चीज़ को एक्सप्लेन करूँ, क्योंकि इसके बाद मैंने जब स्टार्ट किया था मुझे किसी चीज़ का नहीं पता था ये काम क्या करती है। मैं डायरेक्टली बस जो ट्यूटोरियल वाला बंदा करता था मैं सेम टू सेम करता रहता था, लेकिन मैं चाहूँगा कि आप लोग ये चीज़ें सीखें। वैसे तो ये खुद भी समझ आ जाती हैं, लेकिन पहले अगर समझ आ जाए तो बाद में मसला नहीं होता। तो बेसिकली हमने सिर्फ़ और सिर्फ़ प्रोजेक्ट अभी बनाया है 2 कमांड से। अब हम देखते हैं क्या ये चल भी रहा है प्रोजेक्ट हमारे कंप्यूटर पे कि नहीं। तो जब भी आपने जेंगो को चलाना है ना, तो आपने कमांड लिखनी है पाइथन, सॉरी मैंने स्पेलिंग गलत कर दी है, पाइथन या फिर पी वाई, दोनों काम कर सकते हैं, ठीक है? तो मैनेज, इसके बाद लिखना है आपने डॉट पी वाई। मैनेज डॉट पी वाई क्या है? ये वाली फाइल, ये जिस फोल्डर के अंदर है ना हम, उसके अंदर ये वाली एक फाइल है। इसके अंदर कुछ फंक्शंस डिफाइंड हैं जिसको हम यूज़ करेंगे मैनेज डॉट पी वाई, और वहाँ पे हमने कौन सा फंक्शन डालना है? रन सर्वर का। इससे क्या होगा? आपका जेंगो का सर्वर स्टार्ट हो जाएगा। मैंने यहाँ पे एंटर दबा दिया है। तो ये क्या कह रहा है? कुछ इसने एरर्स नहीं है, ये कुछ वार्निंग्स दे रहा है, इसको भी हम बाद में देख लेते हैं। और ये क्या कह रहा है कि स्टार्टिंग डेवलपमेंट सर्वर एट दिस लोकल होस्ट, ठीक है? 8000 पोर्ट में जेंगो को चलता है। अगर इसको मैं कंट्रोल दबाऊं और क्लिक कर दूं इधर, तो ये डायरेक्टली मुझे ब्राउज़र पे ले जाएगा और ये मेन पेज दिखा रहा है। क्या कह रहा है ये? द इंस्टॉल्ड वर्कड सक्सेसफुली, कंग्रेचुलेशंस। अब अगर आप गौर करें, जैसे ही हमने ये कमांड स्टार्ट की थी तो एक नई चीज़ बन गई हमारे पास, db.sqlite की। अ, दोबारा से मैं बताऊंगा कि जेंगो एक फुल स्टैक फ्रेमवर्क है। ये फ्रंट एंड भी संभालता है, बैक एंड भी संभालता है और डेटाबेस भी संभालता है। ये SQLite डेटाबेस बाय डिफ़ॉल्ट ही कॉन्फ़िगर करता है और इसमें हम कोई भी डेटाबेस रिलेशनल डेटाबेस हम कोई भी यूज़ कर सकते हैं जेंगो के MVC या फिर इसको MVT मॉडल कहते हैं इसके अंदर। तो बाय डिफ़ॉल्ट ये SQLite 3 को यूज़ करता है और अभी हम भी यही यूज़ करेंगे। और अभी क्योंकि इसमें कोई टेबल नहीं बना हुआ तो ये खाली है। और सबसे पहले तो क्योंकि ये वीडियो है कॉन्फ़िगरेशंस की, तो हम सबसे पहले कॉन्फ़िगर करेंगे चीज़ें, हम स्टार्ट नहीं करेंगे काम करना, ठीक है? तो कॉन्फ़िगर बस एक बार करनी है। एक फाइल है, किधर है ये? हमारी रेसिपी रियम वाले फ़ोल्डर में। ये दोबारा से मैं बताऊंगा, ये हमारा मेन फ़ोल्डर है। आप समझ लें ये फ़ोल्डर हमारे प्रोजेक्ट का हार्ट है, ठीक है? हम जो भी चीज़ें करेंगे हमें इस सेटिंग्स डॉट पी वाई में और इस यूआरएल्स डॉट पी वाई के अंदर बताना पड़ेगा, ठीक है? क्योंकि बेसिकली हमारा जेंगो सबसे पहले ये फाइल स्टार्ट करता है, फिर किसी और फाइल पे जाता है, ठीक है? अब सेटिंग्स डॉट पी वाई फाइल तो बहुत, आप सोच रहे होंगे इसमें पता नहीं क्या क्या लिखा है, क्या बुला है ये। तो ये बहुत ईजी है, इसको देख के घबराना नहीं है। तो हमें जो जो चीज़ें चाहिए होंगी मैं बस वो बताऊंगा, ठीक है? अभी के लिए जब जब मुझे कोई चीज़ पे काम आएगा मैं उसको तब एक्सप्लेन करूंगा। अब जैसे कि अभी हमने क्या करना है, मैं सबसे पहले यहाँ पे आ जाता हूँ। आपने एक चीज़ ढूंढनी है, टेम्पलेट्स, ठीक है?
टेम्पलेट्स की एक लिस्ट बनी हुई है, उसके अंदर डिक्शनरी बनी हुई है, काफ़ी चीज़ें हैं। तो टेम्पलेट्स के अंदर ये जो DIRS मतलब डायरेक्टरीज लिखा है ना, इसमें एक खाली लिस्ट पड़ी हुई है। इसमें आपने क्या करना है, डबल कॉमास के अंदर या फिर सिंगल कॉमास के अंदर आपने टेम्पलेट्स लिख देना है। ठीक है, ये क्या करता है, अब जेंगो को फ्रंट एंड के जो टेम्पलेट्स हैं या फिर HTML की फाइल्स हैं वो कहीं से ढूंढनी होती हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे बता रहे हैं कि ये एक टेम्पलेट्स नाम का फोल्डर होगा, जेंगो को बता रहे हैं कि सबसे पहले आपने इधर जाना है कि इस यहाँ से देखना है कि यहाँ पे क्या टेम्पलेट वो पड़ा हुआ है, अगर पड़ा हुआ है तो वहाँ से इसको रन कर दो। ठीक है, हम उसको एक रूट डायरेक्टरी दे रहे हैं कि ये टेम्पलेट्स का हमारा फोल्डर है। इसको मैं सेव करता हूँ। अब जब भी हम settings.py या ऐसी फाइल को जो हमारी settings.py के साथ रिलेटेड है, तो जेंगो का सर्वर हमारा रिस्टार्ट हो जाता है जाके जो चेंजेस आई हैं वो उसको कन्फिगर कर सके। तो अगर मैं टर्मिनल पे क्लिक करके Ctrl+C दबा दूँ तो हमारा जो सर्वर है ये रुक जाएगा। ठीक है, मैं रोक इसलिए रहा हूँ ताकि कंप्यूटर के रिसोर्सेज ज़रा एफिशिएंट रहें, बार बार यूज़ ना हो। पहले तो हमने ये काम करना है, और एक और काम करना है कि जो हमारा फोल्डर था इसमें हम अब एक फोल्डर बनाएंगे टेम्पलेट्स के नाम से, और इस टेम्पलेट के फोल्डर में हमारे जितनी भी HTML की फाइल्स हैं वो आएंगी। ठीक है, पहले तो कॉन्फ़िगरेशन हमारी ये हो गई, तो यहाँ पे मैं कमेंट भी लिख देता हूँ। ओके, इसको मैंने कमेंट कर दिया गलती से कि ये है हमारी फर्स्ट कॉन्फ़िगरेशन। और इसके बाद आपने नीचे आना है, और यहाँ पे अगर आप देखें यहाँ पे लिखा हुआ है स्टैटिक URL। अब ऊपर अगर हम देखें तो ये क्या कह रहा है कि स्टैटिक फाइल्स CSS जावास्क्रिप्ट और इमेजेस होती हैं। अब बाय डिफ़ॉल्ट जब हम फ्रंट एंड को यूज़ करते हैं तो हम CSS या जावास्क्रिप्ट की हमारी जो फाइल्स होती हैं वो अगर हम किसी लिंक के थ्रू कनेक्ट करें तो इजीली हो जाती हैं, या फिर जो हमारी इमेजेस होती हैं वो हमारे फोल्डर्स में पड़ी होती हैं, उसका भी हम लिंक लगाते हैं तो वो इजीली कनेक्ट हो जाती हैं। लेकिन जेंगो में ऐसा नहीं होता। जेंगो में ये सारी चीज़ें किसी ना किसी एक स्टैटिक फोल्डर में पड़ी होती हैं, और उस स्टैटिक फोल्डर का लिंक हमें सेटिंग्स के अंदर देना होता है कि जेंगो इन्हीं स्टैटिक फाइल्स को यूज़ कर सकता है और किसी को यूज़ नहीं कर सकता। ठीक है, और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि जो स्टैटिक फाइल्स का URL है वो सीधा इसने इसने कह दिया कि स्टैटिक डायरेक्टरी के अंदर है। ठीक है, ये तो इसने खुद बताया हुआ है, लेकिन हमने इसमें दो चीज़ें और लिखनी है। वो दो चीज़ें कौन कौन सी हैं? सबसे पहले वो है स्टैटिक रूट इक्वल्स टू, और इसमें चीज़ें डालने से पहले मैं कोई एक चीज़ इंपोर्ट करूँगा, इंपोर्ट ओएस। ओएस एक आप समझ लें लाइब्रेरी है पाइथन में, ये ऑपरेटिंग सिस्टम, वैसे तो पाइथन के पास वैसे ही सारे ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में इंफॉर्मेशन होती है, मतलब ये फाइल्स वगैरह को इजीली हैंडल कर सकता है, खुद से थोड़ा सा ऑपरेट करवा सकता है। ठीक है, तो इसमें मैं क्या लिखूँगा, OS डॉट, अब इसके अंदर एक फंक्शन है पाथ का, और इस पाथ के अंदर एक और फंक्शन है ज्वाइन का। ठीक है, सॉरी मैं गलत कह गया हूँ। OS एक लाइब्रेरी है, इसके अंदर एक फाइल है पाथ के नाम से, और उसके अंदर एक फंक्शन है ज्वाइन। ठीक है, मैंने उसको एक्सेस किया है, और ज्वाइन, तो ज्वाइन के अंदर मैं लिख दूंगा बेस डायरेक्टरी, और कॉमा लगा के यहाँ पे उस डायरेक्टरी का मैं नाम लिख देता हूँ। अब इस डायरेक्टरी का नाम तो स्टैटिक फाइल्स है। अभी मैं बताता हूँ एक और चीज़ हमने यहाँ पे लगानी है जो कि है स्टैटिक फाइल्स की डायरेक्टरी। अब दोबारा से मैं कह रहा हूँ इस चीज़ को याद करने की ज़रूरत नहीं है, ये एक दफ़ा करनी होती है पूरे प्रोजेक्ट में, और आप इसी को हर प्रोजेक्ट के लिए कॉपी कर सकते हैं। अब इधर काम क्या हो रहा है, बेसिकली हमें ना असल में यही चीज़ चाहिए बस। ये चीज़ें यूज़ होती हैं प्रोडक्शन लेवल पे। प्रोडक्शन लेवल मतलब जब हम अपनी एप्लीकेशन को किसी सर्वर पे डिप्लॉय कर देते हैं। ठीक है, अभी मैं इसलिए कर रहा हूँ, वैसे तो हम डेवलपमेंट एरिया में ही हैं, लेकिन शुरू में ही मैं कर रहा हूँ ताकि बाद में हमें करने की ज़रूरत ना पड़े। तो यहाँ पे बेसिकली हो क्या रहा है, स्टैटिक यूआरएल तो दिया हुआ है कि इस हमारे फोल्डर के अंदर सारी स्टैटिक फाइल्स होंगी। स्टैटिक रूट जेंगो का ये बता रहा है कि क्योंकि हमें ना स्टैटिक फाइल्स को एक जगह प्लेस करना होता है, स्टैटिक डायरेक्टरीज बस हमारे प्रोजेक्ट की नहीं होती। हम जब कुछ लाइब्रेरीज इंपोर्ट करते हैं, कुछ लाइब्रेरीज डाउनलोड करते हैं, वो हमें यहाँ पे नहीं शो हो रही होती, वो छुपी होती हैं, एब्स्ट्रैक्शन में होती हैं वो। ठीक है, तो उनकी भी स्टैटिक फाइल्स होती हैं।
तो ये वाली जो चीज़ है ना, ये पता क्या बता रही है? ये कह रही है कि जितनी भी स्टैटिक फाइल्स हैं, जिस हर ऐप की या फिर हर लाइब्रेरी की, वो इस स्टैटिक फाइल्स के फोल्डर के अंदर आके स्टोर हो जाए। फिर इसके बाद ये जो हमने लगाया स्टैटिक फाइल्स डायरेक्टरी, ये बता रहा है कि जो ये स्टैटिक फाइल्स का फोल्डर था ना, ये इस स्टैटिक फोल्डर के साथ ज्वाइन हो जाए। ठीक है, पहले सारी की सारी स्टैटिक फाइल्स को हमने स्टैटिक फाइल्स के फोल्डर में डाला, और फिर इस स्टैटिक फाइल के फोल्डर को हमने स्टैटिक फोल्डर के साथ कंबाइन कर दिया। बस इसका ये काम है। ठीक है, ये हमारा हो गया स्टैटिक फाइल्स के लिए काम। अब हमारा एक और काम है मीडिया फाइल्स के लिए काम। अब मीडिया फाइल्स किस लिए यूज़ होती हैं वो भी मैं आपको बता देता हूँ। इसमें भी दो चीज़ें डालनी है, एक तो मीडिया यूआरएल है, और इसमें भी सेम टू सेम जिस तरह स्टैटिक यूआरएल है ना, इसको भी मीडिया के लिए एक मीडिया का फोल्डर हमने दे देना है। तो यहाँ पे मैं मीडिया का फोल्डर दे देता हूँ, और जिस तरह स्टैटिक का रूट था, यहाँ पे हमने मीडिया का रूट दे देना है। तो इसको भी सेम टू सेम जैसे ऊपर हमने किया है, os.path.join, और यहाँ पे मैं इसकी जो बेस डायरेक्टरी है वो मैं रख, अच्छा मैं बेस डायरेक्टरी के बारे में बताना भूल गया हूँ। तो बेसिकली बेस डायरेक्टरी जेंगो को बता रहा है कि इस डायरेक्टरी से आपने काम शुरू करना है। फॉर एग्जांपल कि मैंने कहा कि स्टैटिक फाइल के अंदर एक इमेजेस का फोल्डर है, उसके अंदर ये वाली फाइल है, तो वो डायरेक्टली जेंगो डायरेक्टली पहले इस फाइल के अंदर फोल्डर के अंदर आएगा, फिर वो सर्चिंग अपनी शुरू करेगा। ठीक है, ये बेस डायरेक्टरी या फिर रूट डायरेक्टरी है, मतलब वो वाला फोल्डर जहाँ से काम शुरू हो रहा है। जैसे हमारे यहाँ पे रेसिपी रियल वाला फोल्डर है, यहाँ से काम शुरू हो रहा है, तो यहाँ पे काम स्टैटिक फाइल से शुरू होगा। उसी तरह ये मीडिया के लिए हमने मीडिया का फोल्डर रख लिया है। अब मीडिया का क्या काम है? असल में जब भी फॉर एग्जांपल हम अपनी फेसबुक के अंदर, इंस्टाग्राम के अंदर इमेजेस अपलोड करते हैं, तो वो इमेज नहीं डाउनलोड होती है डेटाबेस के अंदर। डेटाबेस के अंदर सिर्फ और सिर्फ उस इमेज का कोई पाथ जाता है। फॉर एग्जांपल उस इमेज का ये पाथ है कि इस फोल्डर के अंदर ये वाली इमेज है और इसकी ये एक्सटेंशन है। डेटाबेस के अंदर ये चीज़ जा रही है, वो इमेज नहीं जा रही होती। उसका बस पाथ जा रहा होता है कि सर्वर के अंदर वो पड़ी कहाँ हुई है। तो ये मीडिया यूआरएल वो वाला फोल्डर है जहाँ पे जब यूज़र अपनी मीडिया फाइल्स, फॉर एग्जांपल वो फोटोज़ है, वीडियोज़ है, या कोई भी डॉक्यूमेंट्स है, वो वहाँ जाके पेस्ट हो जाती है, और उसका जो लिंक होता है यूआरएल का, वो डाटाबेस में जाके स्टोर हो जाता है। और जब भी यूज़र को वो चाहिए होता है, यूआरएल से डेटाबेस से यूआरएल फैच हो जाता है, और क्योंकि उस यूआरएल पे ये फाइल पड़ी होती है, तो वो हमें शो हो जाती है। अब स्टैटिक फाइल्स तो सेटिंग्स डॉट पी वाई में कन्फिगर हो जाती हैं इस तरह। जो मीडिया फाइल्स हैं वो अभी कन्फिगर नहीं हुई। इसको हमने पता है कहाँ पे कन्फिगर करना है? हमने इसको ये जो यू आर एल्स डॉट पी वाई वाली फाइल है ना, इसके अंदर करना है। अब urls.py क्या है? अब आपने देखा होगा कि जितने भी हमारी वेबसाइट्स होती हैं उनके ऊपर एक यूआरएल पाथ बना होता है। ठीक है, ये हमारी वेबसाइट के अंदर जितने भी यूआरएल्स होंगे, उन्होंने कैसे काम करना है, उनका नाम क्या होगा, वो इस फाइल के अंदर होता है। वैसे हम इस फाइल के अंदर भी सारे यूआरएल्स डाल सकते हैं, लेकिन हम ऐसे नहीं करते। हम क्या करते हैं, जेंगो में अलग अलग किस्म की एप्स बनती हैं, उन ऐप्स पे हम काम करते हैं, और उसके सारे यूआरएल्स इधर आके हम इंटीग्रेट या फिर ज्वाइन करवा देते हैं। ठीक है, और ये जो यूआरएल्स वाली फाइल है वो उन ऐप के सारे यूआरएल्स को ऑटोमेटिकली कैच कर लेती है, और हमारी वो यूआरएल्स चल रहे होते हैं। अभी के लिए हमने क्या करना है, यहाँ पे मुझे एक चीज़ इंपोर्ट करनी है, फ्रॉम जेंगो डॉट कॉन्फ इम्पोर्ट सेटिंग्स। अब ये क्या मैंने लिखा है? मैंने लिखा है जेंगो के अंदर जो कॉन्फ़िगरेशन वाली फाइल्स है। अभी जेंगो डॉट कॉन्फ असल में पता है क्या है? ये हमारा यही वाला फोल्डर है जो हमारा मेन फोल्डर है। इसको जेंगो डॉट कॉन्फ क्यों लिखा है? मैंने ये क्यों नहीं लिखा फ्रॉम रेसिपी रियल में इंपोर्ट दिस? ठीक है, क्योंकि रेसिपी रियल वाले फोल्डर के अंदर ही सेटिंग्स है। असल में काफ़ी चीज़ें ऐसी हैं जो जेंगो ने एब्स्ट्रैक्शन में डाली हुई है। एब्स्ट्रैक्शन मतलब वो हमें शो नहीं होती, लेकिन वो होती हैं, हाइड की होती हैं यूज़र से। ठीक है, तो मैंने वहाँ से भी कोई मुझे हिडन चीज़ नहीं चाहिए। मैंने यहाँ पे जेंगो डॉट कॉन्फ इम्पोर्ट किया है, ना कि मैंने रेसिपी रियल में इम्पोर्ट किया है। सेटिंग्स डॉट पी वाई वाली फाइल इधर वही है। ठीक है, तो अब मैंने करना क्या है, एक और चीज़ मैंने इम्पोर्ट करनी है, फ्रॉम जेंगो डॉट कॉन्फ डॉट यूआरएल्स डॉट स्टैटिक।
मतलब ये जो कॉन्फ़िगरेशन वाला फ़ोल्डर था, इसके यूआरएल्स के अंदर एक स्टैटिक का फ़ंक्शन है। अब यहाँ पे तो हमें कोई फ़ंक्शन नहीं दिख रहा स्टैटिक का, लेकिन वो असल में एब्स्ट्रैक्शन में, और यहाँ से हम वो इंपोर्ट कर रहे हैं। सिंपल आप ये समझ लें कि हम जो जेंगो की अपनी सेटिंग्स है ना, वहाँ से हम चीज़ें इंपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है? और इस स्टैटिक की फ़ाइल से हमने स्टैटिक नाम का ही एक फ़ंक्शन इंपोर्ट करना है। अब ये यूआरएल पैटर्न जो है ना, इसमें हम लिस्ट डालते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं और भी पाथ डाल सकता हूँ, मतलब जो भी मुझे यूज़ करने हैं, ठीक है? लेकिन अभी हमारे हमारे पास कोई पाथ नहीं है, हमने यूज़ नहीं करने। यहाँ पे अब हमने ये जो हमने मीडिया यूआरएल दिया था ना, इसको हमने रजिस्टर करना है कि ये किस यूआरएल पे जाके पेस्ट होगा, ठीक है? तो हमने क्या करना है, यूआरएल पैटर्न्स में लिखता हूँ, मतलब यही वाली लिस्ट को मैं एक्सेस कर रहा हूँ। वैसे तो मैं यहाँ पे भी एंटर दबा के लिख सकता हूँ, लेकिन ये वाली जो अप्रोच है ये ज़्यादा मानी जाती है। मैंने भी हमेशा ऐसे किया है, तो आप भी इसी तरह कर लें। अगेन बार बार करने की ज़रूरत नहीं है, हर प्रोजेक्ट के लिए करने की ज़रूरत नहीं है। इसी को आप कॉपी करके अपने प्रोजेक्ट, किसी भी प्रोजेक्ट को स्टार्ट कर सकते हैं। क्योंकि और मैं हर चीज़ की डिटेल में जाने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि आपको समझ आ जाए। है तो ये सिर्फ 5 लाइनें जो हमने अभी तक लिखी हैं, 1 2 3 4, और ऊपर एक वो डायरेक्टरी इसमें जो टेम्पलेट्स की थी उसमें हमने चीज़ डाली है। और यूआरएल पैटर्न्स में मैंने क्या करना है, प्लस इक्वल्स टू मैं लिखूंगा। ये कंबाइंड ऑपरेटर है, अगर आपको पता हो प्लस इक्वल टू क्या करता है कि इसी लिस्ट के अंदर अपनी चीज़ भी ऐड करता है, और ये जो इक्वल के बाद एक वैल्यू दूंगा वो भी ऐड कर देगा, ठीक है? मतलब इस यूआरएल पैटर्न्स के अंदर अब ये जो मैं यहाँ पे एक यूआरएल लिखने लगा हूँ, वो इसको यहाँ पे इंक्लूड कर लेगा, ठीक है? अब यहाँ पे तो पाथ लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ पे मैंने स्टैटिक इसलिए इंपोर्ट किया क्योंकि ये स्टैटिक फाइल का पाथ है, ठीक है? ये एक फंक्शन है, और इस फंक्शन के अंदर मैंने कुछ आर्ग्यूमेंट्स देने हैं। पहला आर्ग्यूमेंट सेटिंग्स डॉट मीडिया मीडिया यूआरएल। तो ये सेटिंग्स डॉट मीडिया यूआरएल क्या है? ये जो सेटिंग्स के अंदर हमने यहाँ पे मीडिया यूआरएल दिया ना, ये यहाँ पे हम डाल रहे हैं, ठीक है? इसको रजिस्टर कर रहे हैं हम। और दूसरी चीज़, हमने इसकी रूट डायरेक्टरी भी तो बताई हुई है कि आपने यहाँ से ढूंढनी मीडिया फाइल्स, हम जेंगो को बताएंगे। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ डॉक्यूमेंट रूट इक्वल्स टू सेटिंग्स डॉट मीडिया रूट। अब यहाँ पे मैंने ये डॉक्यूमेंट रूट इक्वल्स टू क्यों किया है? ये जो डॉक्यूमेंट रूट है ना, ये आर्ग्यूमेंट ही है। इसको मैंने बस इसकी वैल्यू दे दी है, ये आर्ग्यूमेंट क्योंकि इस स्टैटिक के फंक्शन के अंदर चाहिए होता है, तो इस तरह मैंने इसको करके लिखा है। अगर ये हम नहीं डालेंगे ना, तो पता क्या होगा, जब हम इमेज अपलोड करेंगे ना, तो इमेज शो नहीं होगी जेंगो के फ्रंट एंड में। और एक मैं आपको चीज़ दिखाता हूँ, यहाँ पे अगर मैं जाऊँ, और यहाँ मैंने एक और चीज़ बतानी थी। मैंने चैट जीपीटी इसलिए खोला था कि किसी भी अगर काम में आपको एरर आता है, फॉर एग्जांपल नीचे एरर आ रहा है, कोई फंक्शन नहीं चल रहा, तो बस आपने उस एरर को कॉपी करना है और डायरेक्टली आपने यहाँ पे आके चैट जीपीटी पे अकाउंट है तो बना लें, सॉरी अकाउंट नहीं है तो बना लें, है तो अच्छी बात है। यहाँ पे डायरेक्टली आप पेस्ट करें और वहाँ पे वो आपको बता देगा कि क्या एरर है। और एक और जगह है स्टैक ओवरफ्लो। स्टैक ओवरफ्लो इज़ दी बेस्ट, क्योंकि वहाँ पे हर बंदे को जो मसले आते हैं वहाँ पे लिखे होते हैं, और वहाँ पे क्योंकि इंसान आंसर कर रहे होते हैं तो ज़्यादा अच्छे आंसर कर रहे होते हैं, ना कि एआई। और यहाँ मैं किस बात पे आ गया मैं, फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं गूगल पे कुछ इमेजेस सर्च कर लेता हूँ, फॉर एग्जांपल ग्रीनरी। तो यहाँ पे आप देखें इमेजेस हमें शो हो रही हैं, ये तो एच टी टी पी एस रिक्वेस्ट है। एच टी टी पी का अगर आपको पता हो तो वेबसाइट का जो यू आर सॉरी वेबसाइट की जो पोर्ट होती है इसका नाम है, और प्रोटोकॉल जो जिसको कहते हैं हम कि वेबसाइट्स को दिखाने के लिए और उसमें डाटा सेंड करने के लिए जो प्रोटोकॉल यूज़ होता है। अब यहाँ पे तो ये एच टी टी पी एस का प्रोटोकॉल यूज़ हो रहा है, लेकिन अगर इसको मैं राइट क्लिक करके ओपन इन न्यू टैब करता हूँ, तो ये सिर्फ इमेज शो हो रही है मुझे, ठीक है? ये अब ये ना ये असल में एफटीपी प्रोटोकॉल यूज़ कर रहा है, फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। और ये क्योंकि उनके सर्वर पे पड़ी हुई है इमेज, तो इसलिए ये मुझे शो हो रही है। जिन जहाँ पे ये वेबसाइट अपलोड है ना, उनके सर्वर पे ये इमेज पड़ी हुई है। ये अगर हम ये वाला यूआरएल नहीं देंगे ना, मीडिया का यूआरएल, तो ये हमें शो ही नहीं होगा। वो कहेगा मुझे पता ही नहीं है मीडिया का यूआरएल मैंने दिखाना कहाँ पे है। डेटाबेस में स्टोर होगा, ठीक है?
ज़रूर स्टोर होगी डेटाबेस में, एक कोई ना कोई यूआरएल स्टोर होगा और मीडिया के अंदर भी स्टोर होगी वो फ़ाइल जो आप कह रहे हैं। लेकिन अगर हम ये रजिस्टर नहीं करेंगे ना, तो वो उन दोनों के दरमियान में लिंक नहीं बना सकेगा, ठीक है? तो सिर्फ़ इतनी सी एक कॉन्फ़िगरेशन हमने करनी होती है settings.py में और urls.py में। मैं काफ़ी ज़्यादा टाइम ले गया हूँ इसको एक्सप्लेन करने में, वरना इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत ईज़ी काम है, ठीक है? इसके बाद अब हम अगला जो पार्ट होगा इस ट्यूटोरियल का, उसमें हम शुरू करेंगे कि जेंगो में काम कैसे करना है। वो एक जैसे कि 2.5 एक लेक्चर था जिसमें मैंने पाइथन की बेसिक्स बताई थी। मैं जेंगो में काम करने के बेसिक्स बताऊंगा 3.5 में, और 4 से हम ओरिजिनली काम करना स्टार्ट कर देंगे। सो नेक्स्ट पार्ट में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।